CMR 101.3 FM पर ये है रेडियो वॉइस। चलिए हम स्टूडियो की लाइंस खोल रहे हैं क्योंकि हमारे साथ आ रहे हैं मिस्टर पी के सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल आप सबरवाल साहब से पूछ सकते हैं। नंबर टू डायल इज 416-593-0055 416-593-0055। सुनते रहिए रेडियो वॉइस। घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. चलिए आपकी सर्च एंड होती है यहीं पर रेडियो वॉइस पर, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर पी के सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं सबरवाल साहब से। नंबर तो आपने सुन लिया है, फिर से आपको रिमाइंड कर देते हैं 416-593-0055 और सबरवाल साहब होंगे हमारे साथ 3:30 बजे तक, तो फटाफट कॉल करना शुरू कर लीजिएगा। सबरवाल साहब वेलकम। और आज आप हमारे लिसनर्स को इन्फ्लेशन फिगर्स के साथ साथ उसका इम्पैक्ट बताने वाले हैं इंटरेस्ट रेट्स पर। प्लीज टेल अस मोर। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। जी, जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट जो 15 तारीख को आनी थी, कल जो निकल गया, वो जैसे एक्सपेक्टेड था कि इन्फ्लेशन, क्योंकि गैस प्राइसेस का भी जुलाई में थोड़ा क्रूड ऑयल का बढ़ना शुरू हो गया था, उसका असर पड़ना था, तो वो 3.3 में आ गई, 2.8 से बढ़कर 3.3 में चली गई। और दिखने में तो लग रहा है कि हाँ ये इन्फ्लेशन बढ़ गई, लेकिन उसके पीछे अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें या और चीजों को अगर मद्देनजर रखें तो इतना फर्क नहीं पड़ा। हालांकि आरबीसी ये कह था कि देवर एम्फसाइजिंग 2.9% एनुअल इंक्रीज और बीमो कह रहा था 3.1। मैं भी सोच रहा था कि लगभग 2.8 के आसपास ही कहीं रहेगी। ये जो टारगेट है, ये जो बैंक ऑफ कनाडा का, वो 1% से 3% तक का था, अब उससे थोड़ा सा ऊपर चला गया। ग्रोसरी प्राइसेस स्टिल बढ़ रहे हैं, लेकिन जून से थोड़ा स्लो हुए हैं, 8.5 तक गए हैं। अगर इसमें से एनर्जी प्राइस निकाल दिए जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सीपीआई जिसको इन्फ्लेशन भी कहते हैं, वो प्रीवियस मंथ से थोड़ा नीचे ही आया है, 4.4 से 4.2। सबसे बड़ा जो इसके अंदर जो झटका लग रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है इन्फ्लेशन के अंदर, वो जो मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 30.6% लोगों की बढ़ गई है ऑन ईयरली बेसिस। ह्यूज 30.6% बढ़ गई, जिसका बहुत बड़ा असर हो रहा है। इंसॉल्वेंसीज वगैरह और डिलिक्वेंसीज वगैरह बहुत मार्केट में आ रही हैं, देखने को आ रही हैं। अब देखो क्या होता है, इसका असर इंटरेस्ट रेट में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये मैं सोचता हूँ कि 1 सितंबर को जो जीडीपी की रिपोर्ट आनी है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आज के हालात देखे जाएं तो मैं 50-50 हूँ, लेकिन फिर भी आई एम टिल्टेड टुवर्ड्स होल्डिंग। मेरा मन ये कहता है कि ये होल्ड करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा ये झटका नहीं देंगे, क्योंकि जॉब मार्केट भी थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, 6400 जॉब्स की। तो मेरा मन कहता है कि इंटरेस्ट रेट 6 सितंबर को नहीं बढ़ेगा, पर असली स्टोरी सामने 1 सितंबर को आ जाएगी। जी तमीन जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमारे लिसनर्स को यहाँ बता देते हैं, अगर आपको सबरवाल साहब से कोई भी सवाल करना हो तो जल्दी से कॉल कीजिएगा 416-593-0055 416-593-0055 ये है नंबर सबरवाल साहब को अगर कोई सवाल पूछना हो तो। सबरवाल साहब और क्या ऐड करना चाहेंगे आप? जी, अगर मैं अब यहाँ पर कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की जो लेटेस्ट होम सेल और प्राइस की रिपोर्ट शेयर करूं, तो जो सेल है वो जून से जुलाई में मार्जिनली 0.7% गिरी है। एज ईयर जो है उसमें थोड़ा जंप था, लेकिन जून से जुलाई में 0.7% सेल गिरी है। लेकिन जो लिस्टिंग है वो 5.6% बढ़ी है, और प्राइस भी जो है वो मंथ ओवर मंथ 1.1% बढ़ा है। लेकिन अगर हम ईयर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 1.5% कम हुआ है। ये जो 4 फिगर्स हैं ये बता रही हैं कि सेलर्स मार्केट में आ गए हैं और बायर्स रुक गए हैं, क्योंकि जब लिस्टिंग ज्यादा आ जाती है तो यानी कि बेचने वाले ज्यादा आ गए। सेल ड्रॉप होगी का मतलब ये हुआ कि मार्केट में डेज इन मार्केट ज्यादा हो गया, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो वही बायर जो पीछे ढूंढते थे, भागते थे कि उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, अब वो रुक गए हैं। उनके रुकने का कारण बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो अनसर्टन है इस वक्त जबरदस्त कि होगा क्या।
इंटरेस्ट रेट का क्या होगा। पहले तो चलो मार्च में जब इन्होंने बैंक ऑफ कनाडा ने कहा कि जी अब लगता है कि दे विल होल्ड इट, तो बहुत धड़ाधड़ मार्केट में बाइंग शुरू हो गई और एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, प्राइस बढ़ गया क्योंकि लोगों को लगा जी अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। उसके ऊपर उनको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता बैंक ऑफ कनाडा को। तो अब उन्होंने ये अपना डायलॉग एक फिक्स कर दिया है, जैसे होता है ना, एक स्क्रिप्ट बना दिया उसको एग्जैक्टली, वी डोंट नो फॉर द टाइम बिंग इट इज ऑन होल्ड, फॉर द टाइम बिंग हालात के हिसाब से अपने आप को सेव कर रहे हैं। उनका ये डायलॉग जो है ना बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है, लोग नहीं समझ पा रहे कि आगे इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, जिसकी वजह से ये मार्केट बैलेंस की तरफ चली गई और हो सकता है अगर ऐसे रहा तो शायद ये बायर्स की मार्केट बनने वाली है। जी चलिए देखते हैं होता है क्या आगे आगे। राइट नाउ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम चलेंगे हमारे पहले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी सबरवाल जी और तमरीन जी, नमस्कार। मेरा नाम रिज है और मेरे दो बहुत अहम सवाल है सबरवाल साहब से। एक आम कियोस्क ये फैलाया गया था इंटरेस्ट रेट हाई करते हुए कि इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना है। कल की रिपोर्ट ये है कि जुलाई में इंटरेस्ट रेट 2.7 से 3.3 पे आ गया, विच इज फेल्ड अगेन दिस फार्मूला। और दूसरा ये कि कल 20 होम बिल्डर एसोसिएशन का मीटिंग हुई है और उन्होंने अपना जो है एलानिया रिलीज किया है, प्रेस रिलीज किया है कि हम अपने सारे प्रोजेक्ट हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से बंद कर रहे हैं और हम कोई घर नहीं बनाएंगे अंटिल ये कोई मामला किसी तक सेटल हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑटवा एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्यूरिंग पैंडेमिक बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनके साथ कमिट किया था कि तुम हमारे साथ इस सब कोविड में सपोर्ट करो तो हम तुम्हें इसके बदले में ये सब कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट देंगे। तो मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट का एक गोरख धंधा है, उसका सिर्फ फायदा लैंडर्स को और खासतौर पर ए लैंडर्स को पहुंचाने के लिए किया गया है। जरा इसके बारे में जरा डिटेल तीनों सवालों का लॉजिकल स्टैटिस्टिक के हिसाब से मैं आपके से जवाब किया। जी तो जी मैं जो भी अपनी छोटी सी बुद्धि के हिसाब से समझ सकता हूँ वो बता दूंगा, क्योंकि मैं भी कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ और ना मैं कोई इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो अपने तजुर्बे से शेयर करता हूँ। सर ये बैंक जो बढ़ाते हैं, बैंकों का ओवरनाइट रेट भी तो बढ़ जाता है ना जी। तो बैंकों का ये तो नहीं है कि इनको इंटरेस्ट फालतू दिलवाने के लिए ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। बैंक को देखा जाए तो इनका ओवरनाइट बढ़ गया, इनकी भी तो बाइंग बैंकों की महंगी हो गई, उस हिसाब से इनको बढ़ाना पड़ जाता है। और प्लस इनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी फ्रॉम बैंक ऑफ कनाडा कि आप कुशन रखिए, कल को डेलिक्वेंसीज बहुत होंगी, बैंक्रप्सीज बहुत होंगी, उसके लिए तैयार रहिए, अपने पास फंड्स रखिए। ये बात तो मैं नहीं मानता सर, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आपने जो कहा कि ये टोटल फेलियर है, यस, एक तरफ से तो यहाँ मैं आपसे सहमत हूँ, एक तरफ से तो ये कह रहे जी कंज्यूमरिज्म कम करो, खर्चा कम करो, लोगों की जेब से पैसे खींचो, दूसरी तरफ से फ्री पैसा बांटे जा रहे हैं। जब पेंडेमिक शुरू हुआ इन्होंने वो पैसा बांटा, वो जायज था क्योंकि भूखे को रोटी चाहिए थी। अब जो दोबारा पैसा बांट रहे हैं तो लगता है वो कह रहे हैं साथ में आइसक्रीम भी खा लो, अब रोटी के साथ साथ डिजर्ट भी खा लो, विच इज रॉन्ग। तो ये पॉलिसी उनकी खुद की फेल होती नजर आ रही है। एक तरफ से पैसा बांट रहे हैं, दूसरी तरफ से कंज्यूमरिज्म को कंट्रोल करने के लिए वो अपना जिसे कहते हैं उनकी जेब से पैसा निकालना चाहते हैं। और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 30% तो वैसे ही इन्फ्लेशन आ गया, 30.6% मॉर्गेज की वजह से एक गरीब आदमी, एक आम आदमी जो हैंड टू माउथ चल रहा था, उसके लिए मॉर्गेज देनी बहुत मुश्किल हो गई है, जबरदस्त मुश्किल हो गई है। और लेकिन अगर मैं वही मिक्स रिएक्शन दे रहा हूँ, अगर दूसरी कंट्रीज को देखो, यूके को देखो, यूएस को देखो, तो हम उनसे बहुत बेटर चल रहे हैं। बल्कि वो लोग G7 कंट्रीज हमारी अप्रिशिएट कर रहे हैं हम लोगों को, जिस तरीके से हमने हैंडल किया। तो अपने घर में हम रोना धो रहे हैं। आप देखिए ना, यूके में 6 से ऊपर है इन्फ्लेशन, तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो यूएस में देख लो वहां से ज्यादा है। तो यह हमारी छोटी इकोनॉमी है, इसलिए शायद कंट्रोल जल्दी हो जाती है। लेकिन आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू सर कि ये ऑटवा का फेलियर है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी गो अहेड जी। तो मेरा सवाल ये था पीके साहब जी सर। एक तो जो 22% बिल्डर्स ने बोला कि हम अपने प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं, कोई उसकी लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, ताकि मुझे भी इत्मीनान हो जाए कि जी नहीं लिस्ट तो नहीं आ रही, पर अलग अलग बिल्डर्स का बता दूं। अभी देखो 27 तारीख को, 27 अगस्त संडे को हमारा 1 डे इवेंट फिर हो रहा है। जो 29 तारीख को जुलाई को हुआ था, बहुत कामयाब था इवेंट, बहुत ज्यादा कामयाब था। 3000 लोगों ने अटेंड किया था, 100 मिलियन की सेल हुई थी उस दिन, 117 यूनिट बेचे थे। देखिए बड़ा कामयाब था। वो क्यों था? क्योंकि ये बिल्डर्स, देखो 2 तरीके से बिल्डर्स चलते हैं, मैं आपको बता दूं। एक जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 60% 65% बिक चुका है, उनको 70% का अगर टारगेट पूरा करना है अपने लेंडर को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उनकी, जैसे कोई बिल्डर, मैं नाम नहीं लूंगा इस वक्त ऑन एयर, उसके 12 यूनिट कम रह गए। वो 12 यूनिट बेचना चाहता है ताकि उसकी 70% की लिमिट पूरी हो जाए, ताकि उसको फंडिंग स्टार्ट हो जाए और प्रोजेक्ट शुरू करे। तो उन्होंने उसके ऊपर बड़े ह्यूज इंसेंटिव दे दिए।
1-1 लाख डॉलर तक के दे दिए इंसेंटिव, हमने लोगों को लेकर दिए। कुछ बिल्डर है उसका एक प्रोजेक्ट में 6 यूनिट कम रह गए, बिक गए हैं, मतलब 100% नहीं बिके, 70% के लिए 6 यूनिट कम रह गए, वो रेंटल गारंटी, ये गारंटी, वो गारंटी, डिस्काउंट दे रहे हैं। ये इवेंट जो 27 अगस्त को फिर हो रहा है, ये उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें हमने 1,74,000 तक के लोगों को इंसेंटिव दिलवा दिए। अब वो कहते हैं जी ये बिल्डर बेचना नहीं चाहता, ये बता दूं, जो उसके यूनिट कम पड़ गए हैं वो बेच के बाकी ये इंसेंटिव सारे वापस ले लेगा, और कई में उन्होंने वापस ले भी लिए हैं, क्योंकि वो अपना कोटा पूरा करके फंडिंग स्टार्ट करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, बाकी यूनिट आराम से बेचते रहेंगे जब मार्केट ठीक हो जाएगी। अभी इनको इसलिए बेचना पड़ रहा है इंसेंटिव्स के साथ, जो कि उनको लॉस है, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट जो उनका इतना पैसा मिलियंस ऑफ डॉलर लग गया, वो स्टार्ट तो करें, कम से कम वो स्टार्ट रुका हुआ 6-7 यूनिट की वजह से या 10-12 यूनिट की वजह से। ये आप जरूर आइएगा, मुझे मैसेज दीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज डालिएगा और आइएगा, देखिएगा क्या इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। टाउन होम्स, सेमी डिटैच, डिटैच, लग्जरी होम्स, अपार्टमेंट्स, कॉन्डो अपार्टमेंट्स, हर किस्म के लगभग 20-25 वहां पर प्रोजेक्ट होंगे, और जो कि आपको वहां पर स्नैक्स वगैरह भी हैं, हम वहां पर मिलेंगे, आप देखिएगा। अब ये जो बिल्डर कह रहे हैं ना कि हम अपनी जो कम करेंगे वो लॉन्चिंग लेट करेंगे, यस, आपकी बात यहाँ ठीक है। जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं उसको अब वो पीछे नहीं हट सकते, इसलिए इंसेंटिव आ रहे हैं। पर नेक्स्ट लॉन्चिंग, परसों भी मेरा डिनर था किसी बिल्डर के साथ, उनसे डिस्कशन था, अभी फिर है मेरा फ्राइडे को लंच है किसी बिल्डर के साथ। फोन पे तो लगभग रोज किसी न किसी से बात हो जाती है, वो कहने की नहीं हमें दिक्कत आ रही है, इससे अच्छा लॉस से अच्छा कि हम लॉन्च ही ना करें। अब सेमी टैच घर, डिटैच घर, देखो क्या इंसेंटिव्स मिलने शुरू हो गए। तो ये आपकी बात ठीक है, ये जो 20-22% जो उन्होंने कहा है कि हम अपनी प्रोडक्शन कम करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट है उसी ने तंग कर रखा है, उसकी वजह से उनकी सेल नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। जी सबरवाल साहब, वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ कॉलर्स ऑन होल्ड, तो हम अगले कॉलर की ओर चलते हैं, ठीक है। रेडियो वॉइस, हेलो सबरवाल जी, नमस्कार जी। ये अपने कितने टेनेंट लैंडलॉर्ड बोर्ड ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में, टोरंटो में, और कितना वेटिंग टाइम, मान लो मेरा किराएदार किराया नहीं दे रहा है तो मैं अगर लाइन में लगता हूँ तो कितना टाइम लग जाएगा जी? किराया दें अलग अलग सिटी में, इतना तो मुझे याद नहीं है सर, बिल्कुल भी मुझे पता नहीं है, इतनी ये बड़ी टफ फिगर है, पर आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ये भी बड़ी बड़ी समस्या बनी हुई है। लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के अंदर सर मिनिमम 6 महीने से 1 साल तक की डेट लगनी शुरू हो गई है। उसमें लैंडलॉर्ड भी परेशान, टेनेंट भी परेशान, सब परेशान। इसीलिए इन्होंने ये फंडिंग की थी कि $4 मिलियन डालेंगे लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के अंदर, ये और हायर करेंगे एम्प्लॉइज वगैरह। यही बड़ा भारी सिरदर्दी बन चुकी है कि लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में एप्लीकेशन डालते हैं तो वहाँ 6-6 महीने से पहले की डेट ही नहीं आ रही, वहाँ पर स्टाफ ही कम है। ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अगर ये लंबी डेट आ रही है और इसको टेनेंट ये सोच रहा है कि मेरे को तो फायदा हो गया, ध्यान से सुन लीजिए, आपको घाटा हो गया। जिस दिन डेट आएगी ये पुराना सारा आपका निकल जाएगा और आपका क्रेडिट खराब हो जाएगा, जब डिसीजन आएगा तो देना पड़ जाएगा। इसी प्रकार लैंडलॉर्ड अगर ये सोच रहा है कि जी हाँ लंबी डेट पड़ने से मुझे तो मजा आ गया, टेनेंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, नहीं, जब डेट आएगी तो पुराना 1 डे से स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 ये सारी समस्या उनके ऊपर आ जाएगी। इसलिए लंबी डेट्स के लिए खुश मत होइए, ये परेशानी वाली बात है, आपस में फैसला कर लीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 स्टूडियो का नंबर है। चल रही है चर्चा विद मिस्टर सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल मिस्टर सबरवाल को आप कॉल कर सकते हैं राइट नाउ इन स्टूडियो। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी सबरवाल साहब, मैं ऑनलाइन हूँ। जी सर। जी सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो सर ये तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का यही हाल है। जर्मनी रिसेशन में चला गया, इंग्लैंड में आप प्राइसेस देख लें, ग्रोसरी के बहुत ऊपर चले गए, इंटरेस्ट रेट वो भी बढ़ा रहे हैं। यूरोप पूरा यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से डिस्टर्ब है। अमेरिका आप देख लें, वो भी सॉफ्ट बुरा हाल है, सबसे ज्यादा बुरा हाल है। वहाँ पर दुकानें बंद हो रही हैं, लोगों के जो छोटे कारोबार हैं वो खत्म हो रहे हैं। तो सर ये मुझे इतनी जल्दी तो करेक्ट होता हुआ नहीं लग रहा। तो ये लोग ये मार्केट में ये क्यों इतनी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अगले साल इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा या ये हो जाएगा या होल्ड हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगा रहा कि ये सही होता हुआ 2-3 साल में से पहले। जी सर, बहुत अच्छा किया, एटलीस्ट आपने मेरे मन की बात कह दी जो मैं बार बार कहना चाहता था। आपने बिल्कुल एन निशाने पे तीर मारा। हम अपने यहाँ पर रोते जा रहे हैं, पूरा ग्लोबल इफेक्ट है सर, पूरे ग्लोब में प्रॉब्लम आ रही है। और G7 ने तो पिछली बार जब मीटिंग में ये भी कह दिया था कि कैनेडियन इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रही है सरकार। तो वो हम लोग अपने घर को रो रहे हैं, हम बाकी पूरी दुनिया को देख ही नहीं रहे कि बाकी जगह क्या हो रहा है, और ये जल्दी सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा। आपने ये
भी बिल्कुल ठीक कहा। आपको याद होगा कि हमारी बैंक ऑफ कनाडा ये कह रहा था कि जी ये जो टारगेट है बैंक ऑफ कनाडा का इन्फ्लेशन को 1 और 3% के बीच में लाने का, वो कह रहे थे कि मिडिल ऑफ 2023 तक ये जो है ले आएंगे इस इन्फ्लेशन को 3 से नीचे, लेकिन वो तो ले आए थे, लेकिन अब फिर थोड़ा ऊपर बढ़ गया और बाद में वो कह रहे थे कि इसको 2025 तक 2% तक जरूर ले आएंगे। तो आपकी बात का जवाब मिल गया यहीं से सर। 2025 तक अगर 2% में लाएंगे तो समझ लो कि 24 के अंत तक तो इंटरेस्ट रेट कम होता नजर नहीं आ रहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, ये मैं भी जज कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये पहले आ गया तो वी आर एक्सपेक्टिंग, जो कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, और मैं तो खुद इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं, मैं तो पढ़ के बोलता हूँ सर, जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने एनालाइज किया, ये इकोनॉमिस्ट से कह रहे हैं कि दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 इंटरेस्ट शायद नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए, पर मैं मिडिल से पहले नहीं मानता। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे हमारे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। हाँ जी, मेरा नाम है कार्तिक। जो सर जी कह रहे हैं ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं जी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कारण सर पता क्या है? ये जी सभी पूछ रहे हैं इंटरेस्ट रेट का कारण क्या है। 2020 में ना इन्होंने यूएस ने बहुत सारे डॉलर छापे थे जी, इनको उतनी जरूरत नहीं थी, इन्होंने ज्यादा डॉलर छापे हैं, उससे एसेट खरीद रहे उस टाइम जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट बहुत कम था। और एकदम से फिर कोविड आया, कोविड के कारण मार्केट में लिक्विडिटी इनके पास ज्यादा थी, जिसके कारण कहते हैं ना सप्लाई बढ़ जाती है, फिर डॉलर का रेट, डॉलर की जो वैल्यू होती है वो कम चली जाती है जी। इसी के कारण इन्फ्लेशन हुई है। उसके बाद इन्होंने जो कोविड का एजेंडा शुरू किया था, वैक्सीन इन्होंने जो लगाई है टैक्स के पैसों से, ये सभी पैसा इनकी जेबों में गया है, तो इसी के कारण ये इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। बाकी ये क्वार्टरली इंक्रीज करेंगे, अभी लास्ट का अभी एक और बढ़ा है इनका, शायद 25 BPS और बढ़ाएंगे ये जी। और नेक्स्ट ईयर फिर हम देखेंगे, अभी दो क्वार्टर और शायद ये डाउन जाए, पर 2024 होगा जो रिकवरी पीरियड होगा। जी, यही हम अभी कह रहे थे। जी तमरीन जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 है नंबर टू कॉल अगर आपको सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना हो तो। चलते हैं अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो जी, हेलो, आप ऑन एयर है, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मुझे पूछना ये था कि मैंने 2 साल पहले एक टाउन हाउस बुक कराया था लिंसी में, उसकी क्लोजिंग आने वाली थी अक्टूबर में। उस वक्त हमने तमाम अप्रूवल वगैरह करा के दे दी थी बैंक से। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, जब तक के, आज उन्होंने ईमेल भेजी कि जब तक के फर्म वो कमिटमेंट की बात कर रहे हैं आओ और बैंक की पूरी सबूत लेकर आओ कि पैसा कहाँ से आ रहा है, डाउन पेमेंट का सारा कुछ लेकर आओ, कितना पुराना अकाउंट है, क्या है, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू करूंगा। ऐसा लगता है शुरू करेंगे निकलने का? नहीं, रुकिए एक मिनट रुकिए। आपकी बुकिंग कब की थी सर? 2021 में की थी? 2020 में की थी। पहली बात तो ये है कि वो बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा आपने बुकिंग कर ली, बड़ी सस्ती बुकिंग कर ली। तब मैं बोलता था लिंडसी में जाओ और बड़ा अच्छा है। बिल्डर का नाम मुझे मत दीजिएगा क्योंकि फिर मैं कंट्रोवर्सी में आ जाता हूँ। मुझे बिल्डर का नाम मत बताइए, मुझे पता है जो बोल रहे हैं आप, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि आप अपना एग्रीमेंट पढ़िए इस बिल्डर का। उसने कहा है मॉर्गेज कमिटमेंट, आपने उसको दी हुई है मॉर्गेज प्री अप्रूवल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्री अप्रूवल एंड कमिटमेंट। क्योंकि मैं आपको बता दूं आपको कि जब प्री अप्रूवल देते हैं, कई बार इनके लेंडर्स, बिल्डर के लेंडर्स कई बार प्री अप्रूवल को नहीं मानते, उनको फर्म कमिटमेंट चाहिए होती है। फर्म कमिटमेंट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं जो आपने अभी बोला, डाउन पेमेंट ये वो। इसका बिल्डर्स को कोई मतलब नहीं है आपकी डाउन पेमेंट का, उनको सिर्फ अपने बैंक से आप फर्म कमिटमेंट ला के दे दीजिए। दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, क्योंकि वो भी आगे प्रॉब्लम में आए हुए हैं, क्योंकि आगे उनके लेंडर भी उनको फाइनेंस नहीं कर रहे। आंसर जी, बस आप अपना एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ आपको देना होगा। बिल पर से माल मैं अगर बैंक से अप्रूवल नहीं ला सकता तो आपका ये वाइड होगा, डिफॉल्ट में चले जाएंगे। आप अपना एग्रीमेंट देखिए सर, मुझे तो आपका एग्रीमेंट पता ही नहीं है ना। तो आप आप अपना एग्रीमेंट अपने लॉयर को पढ़ाते हैं जब आप साइन करते हैं तो? जी बस ठीक है, उसी लॉयर से पूछो, आपको सारा समझा देगा सर वो। यू कम अंडर डिफॉल्ट, ठीक है ना सर? जी तमरीन जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। समीर जी, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कमिटमेंट नहीं ला सकते तो बुकिंग क्यों करी? कई बार जो होता है कि उस इंटरेस्ट रेट में बुकिंग कर ली क्योंकि तब सस्ता था, अब इतना महंगा हो गया कि कमिटमेंट लानी मुश्किल है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप इंतजार मत करिए, उसी वक्त ले लीजिए। अगर तभी उन्होंने कमिटमेंट ली होती भाई साहब ने तो उनको कमिटमेंट मिल जाती, चाहे इंटरेस्ट जितना मर्जी बढ़ गया होता तो अभी इनकी कमिटमेंट के काम आ जाती। क्योंकि वो 1.5% 2% के रेट में इन्होंने कमिटमेंट नहीं ली, आज 6% में उनको कमिटमेंट लेने में मुश्किल आ रही है और बड़ी उनको परेशानी हो रही है। दुख है इस बात का मेरे को भी। इसी प्रकार मैं कहता हूँ, जब आप
कोई घर क्लोज करवाते हैं जिसकी क्लोजिंग 3 महीने बाद है, उसकी अप्रेजल इमीडिएट करवा लीजिए। ये मैं कहता हूँ अक्सर, क्योंकि 3 महीने बाद अगर प्राइस गिर गया तो बैंक बोलेगा डिफरेंस आप लेकर आओ। लेकिन अगर आप 1 हफ्ते के अंदर उसकी अप्रेजल करवा लेते हैं, अपने मॉर्गेज ब्रोकर या बैंक को बोलिए कि मेरी इसकी अप्रेजल इमीडिएट करा के दो 1 हफ्ते के अंदर, तो वो अप्रेजल 120 दिन तक चल जाती है, तो दोबारा बैंक उसकी अप्रेजल नहीं कराता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं, जो आपका रियल्टर आपको बताएगा या उसको बताना चाहिए, या आपका मॉर्गेज ब्रोकर आपको बताएगा या उसको बताना चाहिए। ये क्योंकि आम आदमी को पता नहीं है, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सब्रवाल साहब, देखते देखते वक्त भी निकल गया है, ऑलरेडी पास 3:30, तो आखिर में क्या ऐड करना चाहेंगे आप? बस मैं बताना चाहता हूँ, जो बहुत कामयाब शो हुआ था 29 जुलाई का, जिसमें कि 100 मिलियन से ज्यादा की सेल हुई थी, 117 यूनिट बिके थे, 3000 से ज्यादा लोग आए थे और बहुत ह्यूज इंसेंटिव्स हम लोग लेकर आए थे, बड़े टॉप क्लास बिल्डर्स के। बचे हुए यूनिट्स, जो बचे हुए तो नहीं कह सकते, जो मिनिमम निकालना चाहते थे टू सेटिस्फाई देयर लेंडर, वो ऑन हाई डिमांड दोबारा 27 अगस्त को वो शो फिर हो रहा है। 12 से 5 स्नैक्स वगैरह सर्व होंगे, पूरा इंतजाम होगा हर चीज का, और आपको पूरे ऑल अराउंड ओंटारियो के टॉप बिल्डर्स उनके बेस्ट इंसेंटिव्स के साथ हाईलाइट किए जाएंगे प्रोजेक्ट्स। यू आर मोस्ट वेलकम, बी माई गेस्ट। हमारी पूरी टीम वहां पर आपको मिलेगी। आप सिर्फ इस नंबर पे जो मैं दूंगा वहां पर टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा और आपको इनवाइट कर लिया जाएगा। 647-299-4757। आई रिपीट, 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सब्रवाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे लिसनर्स को याद दिला देते हैं कि सब्रवाल साहब अगले वेडनेसडे लौट आएंगे 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक लाइव ऑन रेडियो वॉइस। और इस दौरान आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 647-299-4757, 647-299-4757। सब्रवाल साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।